हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट बता देते हैं। जब किसी पदार्थ को एकवर्णी प्रकाश द्वारा उद्भाषित किया जाता है तथा प्रकीर्णित विकिरण को आपतित प्रकाश की लंबवत दिशा में देखा जाता है, तब यह पाया गया है कि अधिकतर प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति के बराबर ही रहती है। I repeat in English, when a substance is subject to monochromatic radiation and these radiations are viewed in the perpendicular direction, then it has been found that the scattered radiations, most of the scattered radiations have the same frequency as the incident radiations. Okay? हालांकि कुछ प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम तथा कुछ विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक भी होती है। However, some scattered radiations have frequency greater than the incident radiations and some scattered radiations have frequency less than the incident radiation. यह प्रभाव ही रमन प्रभाव कहलाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट तथा प्राप्त स्पेक्ट्रम को रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं एंड द स्पेक्ट्रम दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रम। ओके, अब इसमें दो प्रकार की लाइनें हम पढ़ेंगे, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन क्या है? रमन स्पेक्ट्रम में आपतित प्रकाश से कम आवृत्ति की रेखाओं को स्टोक्स लाइनें कहते हैं। इन रमन स्पेक्ट्रम the radiations means scattered radiations which has lower frequency than the incident radiations are called Stokes lines। और इसी तरह से एंटी स्टोक्स लाइंस में इन रमन स्पेक्ट्रम में आपतित प्रकाश से अधिक आवृत्ति की रेखाओं को एंटी स्टोक लाइन कहते हैं। इन रमन स्पेक्ट्रम the radiations, scattered radiations which have higher frequency than the incident radiations are called anti-Stokes lines। इसके अतिरिक्त एक और है रेले लाइंस। रमन स्पेक्ट्रम में वे प्रकीर्णित रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित आवृत्ति के बराबर ही होती है उन्हें रेले लाइन कहते हैं। इन रमन स्पेक्ट्रम द scattered radiations which have frequency equal to the frequency of incident radiation are called Rayleigh lines। तो कुल मिला के तो तीन तरह की लाइनें हुई। स्टोक्स लाइन जो आपतित प्रकाश के से कम आवृत्ति की हैं, एंटी स्टोक्स लाइन जो आपतित प्रकाश से अधिक आवृत्ति की हैं, और रेले लाइंस जो उसी आवृत्ति की हैं जिस आवृत्ति का आपतित प्रकाश है। अब रमन प्रभाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट, किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, जब फोटोन किसी अणु से टकराता है तो इस अणु द्वारा फोटोन की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। ये तो आप जानते ही हैं। व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स ए मॉलिक्यूल देन सम ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। इससे यह उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। सो द मॉलिक्यूल रीचेज इन द हायर एनर्जी स्टेट। अब तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। नाउ देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। पहली, यदि अणु पुनः अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाता है तब उत्सर्जित तथा अवशोषित विकिरण समान ऊर्जा के होते हैं। इफ द मॉलिक्यूल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी स्टेट देन द रिलीज्ड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आर इक्वल। यह प्रकीर्णन रेले प्रकीर्णन कहलाता है। दिस स्कैटरिंग इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, जो प्रत्यास्थ टक्करों में संभव है एंड दिस इज पॉसिबल इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो ये देखिए, इसमें ये छोटा सा डायग्राम है जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है जे बराबर है, पहले दो में मौजूद था सपोज, और ये 2 से 5 में गया और 5 से ये वापस 2 में आ गया है। तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी उतनी ही इसने रिलीज़ कर दी। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बराबरी होगी और रेले लाइन इन्हीं को कहेंगे।
ओके, सेकंड केस, यदि अणु मूल ऊर्जा अवस्था से अधिक ऊर्जा अवस्था में लौटकर आ जाए तो यह उत्सर्जित ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा से कम होगी। इफ द मॉलिक्यूल returns to a higher energy state than its original state, then the amount of released energy is less than the amount of absorbed energy. इसका अर्थ है कि अणु ने कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया तथा कम ऊर्जा की विकिरणों को प्रकीर्णित किया। It means that the molecule has absorbed some amount of energy but it has released लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये इस तरह से डायग्राम में दिखा भी रखा है हमने, देखिए ये J बराबर 1 से आपका जो अणु है 5 में चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और 5 से जब इसने एनर्जी रिलीज़ करी तो ये 1 में ना आकर के 3 में आया है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ एनर्जी तो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी ही है, क्योंकि 1 से निकल करके अल्टीमेटली ये 3 में आया है। तो ऐसा करने पर, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्व ही करी है और वो विकिरण से ही आएगी, तो इसलिए प्रकीर्णित विकिरण की ऊर्जा थोड़ी कम होगी, अर्थात ये कम फ्रीक्वेंसी का विकिरण प्राप्त होगा। इन्हीं को हम स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या है कि थर्ड केस ये है, यदि यह अणु पहले ही उत्तेजित अवस्था में है तब यह ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए निम्न ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है। इस प्रकार प्रकीर्णित विकिरणों की ऊर्जा व आवृत्ति आपतित आवृत्ति से अधिक होगी। इफ द मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी इन सम एक्साइटेड स्टेट एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी comes back to a lower energy state, then the frequency of scattered radiation will be greater than the incident radiation, जैसा कि इस डायग्राम में थर्ड केस में दे रखा है। देखिए ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी ही J बराबर 3 में था और ये 3 से 5 में चला गया, और अब वो 5 से जब लौटा है एनर्जी छोड़ करके तो वो 1 में आया है। तो बेसिकली यदि देखा जाए अल्टीमेट कॉज क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल J बराबर 3 से निकला और J बराबर 1 में आ गया, अर्थात कम ऊर्जा स्तर में आया। कम ऊर्जा स्तर में होने का मतलब है इसने कुछ ना कुछ ऊर्जा को छोड़ दिया, जो कि विकिरण के रूप में ही ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा अधिक का मतलब आवृत्ति भी इसकी अधिक ही होगी। तो ऐसी रेखाओं को हम एंटी स्टोक रेखाएं कहते हैं। ये जो है इस तरह का थर्ड केस का है। अब यहाँ पे ये बात जानने की ज़रूरी है, नोट में डाल रखी है, एंटी स्टोक रेखाओं की स्टोक रेखाओं की अपेक्षा एंटी स्टोक रेखाएं काफ़ी दुर्बल होती हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नोट इम्पोर्टेंट है। मीन्स एंटी स्टोक्स लाइन्स आर वीकर देन स्टोक्स लाइन्स, क्योंकि अणु की उच्च ऊर्जा में रहने की प्रवृत्ति कम होती है। बिकॉज द मॉलिक्यूल हैज़ ए लेस टेंडेंसी टू बी इन द हायर एनर्जी स्टेट। क्योंकि आपने देखा था एंटी स्टोक रेखाएं तभी मिली थी जब मॉलिक्यूल हमारा उच्च ऊर्जा स्तर में था और वो निम्न में आया था। अब क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर में प्रोबेबिलिटी कम ही होती है मॉलिक्यूल की, तो इसलिए एंटी स्टोक रेखाएं की जो तीव्रता है वो कम ही होती है। अब रमन स्पेक्ट्रम की शर्तें क्या हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रमन स्पेक्ट्रम? अणु के घूर्णन या कंपन के दौरान इसकी ध्रुवणशीलता परिवर्तित होनी चाहिए। ये शर्त है भाई, द मॉलिक्यूल शुड चेंज इट्स पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स रोटेशन और वाइब्रेशन, ये कंडीशन है। तो इसका कंक्लूजन ये है, नोट में डाल रखा है ये, इसके क्या है इसका मतलब? ध्रुवणशीलता तो आप जानते ही हैं, पोलराइज होने की टेंडेंसी। सभी सम्मित अणु जैसे CH4 SF6 रमन सक्रिय नहीं होते क्योंकि इनके घूर्णन व कंपन में ध्रुवणशीलता नहीं बदलती। तो यदि इस तरह के सिमेट्रिक मॉलिक्यूल सच एज CH4 SF6 etc., they are not Raman active, means they do not show Raman spectrum because during their rotation or vibration
देयर पोलराइजिबिलिटी डज नॉट चेंज। दूसरा पॉइंट, सभी रेखीय अणु H2Cl2 रमन सक्रिय होते हैं, अर्थात रमन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। ऑल द लीनियर मॉलिक्यूल सच एज H2Cl2 दे आर रमन एक्टिव। थर्ड, प्राय जो अणु IR क्षेत्र में प्रबल लाइन देते हैं या स्पेक्ट्रम देते हैं वे रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, वे दुर्बल रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। यस, कि जैसे HCl है, क्योंकि HCl में मॉलिक्यूल पहले ही पोलराइज्ड है, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें जो ड्यूरिंग रोटेशन और वाइब्रेशन पोलराइजेबिलिटी बहुत ही कम चेंज होगी, क्योंकि वो पहले ही पोलराइज्ड है। तो दैट इज़ वाई ये लिखा हुआ है। नॉर्मली द मॉलिक्यूल विच आर विच शो स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्प्शन they have weak lines in Raman spectrum. For example, HCl which is already polarized due to high electronegativity of chlorine. So during vibration or rotation their polarizability does not change practically. तो अब हम उसको आगे डिस्कस करते हैं कि विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में है ये। अणु की घूर्णन ऊर्जा इस तरह से EJ = BJ × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जानते हैं घूर्णन ऊर्जा इस तरह से होती है। तो रमन स्पेक्ट्रम में वर्ण नियम जो होता है, सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रम इज ΔJ = 0। यदि 0 है तो रेले प्रकीर्णन होगा। ΔJ = +2 तो स्टोक लाइनें मिलेंगी। ΔJ = -2 है तो ये एंटी स्टोक लाइन मिलेंगी, क्योंकि अभी देखा हमने, देखिए स्टोक में, रेले में तो J फॉर एग्जांपल J बराबर है 2 से 2 में ही आया था, ΔJ 0 हो गया था। स्टोक लाइन में ये 1 से अल्टीमेटली 3 में गया था, तो स्टोक लाइनें तब कम मिली जब ΔJ = +2 हुआ। और एंटी स्टोक में इसका उल्टा हो गया था कि ये J = 3 से 1 में आया, अर्थात ΔJ = -2। ये आपकी एंटी स्टोक लाइनों के लिए है। तो स्टोक लाइनें की यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो J+1 की ऊर्जा ले लेते हैं स्तर की, BJ+2 J+3 -BJ J+1, तो ये निकल के आ जाती है B × 4J+6। इसी तरह से एंटी स्टोक लाइन के लिए ΔE का मान आ जाता है B 4J+6, वही रहेगा क्योंकि 2 का ही अंतर है। ओनली थिंग इज़ दैट कि प्लस माइनस का ये जो है ये रहा, इससे पता लगता है कि कौन स्टोक है और कौन एंटी स्टोक है। यहाँ पर न्यू बार जो है वो न्यू बार नॉट +- B 4J+6 लिख दिया गया है। ये जो प्लस साइन है ऑब्वियसली एंटी स्टोक के लिए है और माइनस स्टोक लाइन के लिए है, क्योंकि स्टोक लाइन इंसिडेंट लाइन से कम आवृत्ति की होती है। तो इस तरह से रमन स्पेक्ट्रम हमें इस तरह से प्राप्त होगा, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। इसमें पहली जो लाइन है J = 0 रखेंगे तो 6B का अंतर आएगा। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक का जो अंतर है वो 6B है, और इधर से इधर का भी अंतर 6B है। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। पहली लाइन 6B दूरी पर होगी, एंटी स्टोक लाइन राइट हैंड साइड में मिलेगी और स्टोक लाइन लेफ्ट साइड में होगी। लेकिन उसके बाद की जो लाइनें हैं वो उनके बीच की दूरी 4B ही रहेगी। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 10B टोटल होगी, तो 10 से 6 निकल गया तो 4B होगी। तो इस तरह से आपका स्पेक्ट्रम इस तरह से मिल जाएगा, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। इसमें एक टर्म आती है रमन आवृत्ति, रमन फ्रीक्वेंसी। तो रमन फ्रीक्वेंसी तो यही है, हर लाइन की रमन फ्रीक्वेंसी होती है उस लाइन की फ्रीक्वेंसी माइनस इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी। अर्थात ये यदि 6B है, ये 0 है, तो 6B - 0 6B हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो 10B पर मिल रही थी, तो इसका रमन आवृत्ति 10B हो जाएगी। तो इस तरह से रमन आवृत्ति हम
समझ सकते हैं। इस वीडियो में है इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।